Good morning, students. Today we will learn chapter number 5th, money. In this chapter we will study the meaning of money and why the needs of money. Money की needs क्यों हुई, किस कारण से मनी मार्केट में आया एंड पहले इकोनॉमी के अंदर या जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, उनमें मनी का यूज़ नहीं किया जाता था। थिंग्स को थिंग्स के साथ में एक्सचेंज कर दिया जाता था, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से मनी एज ए करेंसी हर एक कंट्री के अंदर आज अवेलेबल है। तो मनी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे और मनी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे फिएट मनी है, फिड्यूशरी मनी है, फुल बॉडीड मनी है, क्रेडिट मनी है। आफ्टर दैट हम इस लेसन में पढ़ेंगे मनी की सप्लाई कैसे होती है और कौन कौन मनी की सप्लाई करते हैं। उन सभी चीज़ों को, मनी की सप्लाई को मेजरमेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ये सारे मनी वाले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम इसका ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी। A things which is commonly accepted as a medium of exchange is called money। एक ऐसा कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, कोई भी पेपर, कोई भी कॉइन्स जो हमें कोई गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए और उनको सेल करने के लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको एक्सचेंज करने का एक साधन होता है। सपोज करो आपके पास राइस है, आपने मार्केट में सेल करना चाहते हैं, मार्केट में सेल करेंगे, उसके बदले में आपको पेपर मनी या कॉइन मनी या गोल्ड मनी जो भी दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड मनी। मनी एक कॉमन यूनिट होती है जो हर जगह यूज़ होती है और मोस्टली कंट्री की अपनी अपनी मनी की एक करेंसी होती है। जैसे इंडिया की रुपीज़ है, अमेरिका की डॉलर है, चाइना की जापान की येन है। तो इसी तरह भारत के अंदर रुपीज़ को मनी बोला जाता है, जो पेपर मनी भी हो सकता है और कॉइन मनी भी हो सकता है। तो मनी की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछना चाहे तो हम बोलेंगे मनी इज़ एनीथिंग, ये एक थिंग होती है विच इज़ यूज्ड कॉमनली, एक्सेप्ट की जाती है हर पीपल्स के द्वारा, और ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। कुछ लोगों को परचेजिंग करने के लिए, कुछ लोगों को सेल करने के लिए, कुछ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मनी का यूज़ किया जाता है। और ये मनी गुड्स और सर्विसेज सभी को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, मनी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मनी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, बताओ भाई। सबसे पहले इसके अंदर देखो ओरिजिन ऑफ मनी। ओरिजिन ऑफ मनी के अंदर क्या है, ओरिजिन ऑफ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटी एक्सचेंज। पहले गुड्स के बदले में गुड्स दी जाती थी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स, जनरली डिफाइंड एज ए थिंग दैट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ मनी। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे आपके पास राइस है, राइस मार्केट में सेल कर दिए और आपको क्लॉथ चाहिए, तो आपको जो राइस को सेल किया उसके बदले में कुछ मनी मिला, आपको करेंसी मिली है। तो अब उस करेंसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, क्लॉथेज परचेज कर सकते हैं। तो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया। सपोज इस परचेजिंग में भी और सेल में भी मनी एक्सेप्ट किया जाता है। और मनी मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑर्डर्स होते हैं, एथोराइज होता है, वो कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट के अंदर। कोई भी मना नहीं कर सकता मैं इसको नहीं लूँगा। तो मनी एक कॉमन यूनिट होती है जो एक्सेप्ट की जाती है पब्लिक के द्वारा। गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, हम गुड्स को परचेज और सेल करने के लिए या कोई सर्विसेज वगैरह को परचेज या सेल करने के लिए हम इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का ओरिजिन होने का पीछे रीज़न ये था कि हमें एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कि हम कोई भी गुड्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एज ए फैसिलिटेटर है ये। अब यहाँ पे देखो मनी के कौन कौन से यूज़ होते हैं। मनी इज़ यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम सेविंग कर सकते हैं, हम बैंक में रख सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं। हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दी फर्स्ट थिंग, मनी इज़ यूज एज ए स्टोर या इन्वेस्टमेंट या सेविंग, इन फ्यूचर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए मनी को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा उसका क्या यूज़ होता है, मनी इज़ यूज एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी हर एक गुड्स की उसकी यूनिट्स को मनी की फॉर्म के अंदर उनकी वैल्यू, उनके
मेजरमेंट करता है कि ये इसका कितना प्राइस है, इसकी वैल्यू कितनी है, दूसरे के कंपैरिजन में कितनी वैल्यू है, उसका रेट फिक्स कर देती है, उसका मेजरमेंट करने में हेल्प मिलती है। हम डेफिनेटली हम मार्केट जाते हैं तो हम किसी भी कार का प्राइस फिक्स होता है, उसके प्राइस के द्वारा उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। हम अगर मार्केट के अंदर वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह परचेज करते हैं तो वो मेजरमेंट करते हैं किसकी वैल्यू, किसकी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। मनी इज आल्सो ए मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ एनी थिंग्स। मनी को हम एज ए मेजरमेंट यूनिट ऑफ एनी थिंग्स की यूज़ के वैल्यू, किसी भी गुड्स या किसी भी थिंग्स को, किसी भी सर्विसेज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। थर्ड काम है मनी इज़ यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होते हैं इसके अंदर देखो, डेफर्ड पेमेंट्स वो होती हैं जिनको हम इन फ्यूचर में पे करेंगे या हम एडवांस में पे कर सकते हैं। मनी से हम किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज करो किसी ने कोई कार ली है और कार को फाइनेंस करवा दिया तो डेफर्ड पेमेंट इन फ्यूचर में हम उसकी टाइम से पेमेंट करते रहेंगे। हमने कोई डील कर ली है, इन फ्यूचर में हम उसकी पेमेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। तो देखो जहाँ पे आगे आएगा स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट कि हम फ्यूचर में किसी भी वस्तु की पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने उसकी वैल्यू तो मेजर कर दी है इन द फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में क्या कर दिया, उसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है और इन फ्यूचर में हम उसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने मनी के 3 यूजेज पढ़े हैं। अभी कौन कौन से यूज पढ़े हमने, मनी एज यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी गुड्स या थिंग्स को उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हुआ हमारा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट है कि हम मनी की हेल्प से हम फ्यूचर की पेमेंट्स को, हम डेफर्ड पेमेंट को एज ए स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज़ करके इन फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं। तो मनी की डेफिनेशन यहाँ पे फिर दोबारा से दी गई है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। मनी इज़ व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का काम करता है। इट इज़ डिफाइन एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये जो डेफिनेशन है ये मनी की यूज़ के ऊपर है। ये डेफिनेशन जो मनी की डेफिनेशन बताई गई है, ये यूज़ ऑफ मनी, मनी के कौन कौन से यूज़ होते हैं उसके बेस पे डेफिनेशन दी गई है कि मनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, हम उसको वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसके यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। और थर्ड है, ये इन फ्यूचर के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होती हैं उनको पे करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो ये बेसिक फंक्शन भी इसके दिए गए हैं जो मैंने आपको पहले ही इसमें अभी डिस्कस किया था। फर्स्ट फंक्शन, मीडियम ऑफ प्रोवाइड ए फैसिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, मनी यूज किया जा सकता है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड, मनी मेजरमेंट करता है गुड्स और थिंग्स को, सर्विसेज को, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकता है। और थर्ड है, इट्स प्रोवाइड हमें इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। हम उसकी डेफर्ड पेमेंट को फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके हम उसकी फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो था मनी के डेफिनेशन और मनी की फंक्शन, मनी के फंक्शन। नाउ वी विल स्टडी, भाई जब मनी नहीं था मार्केट के अंदर, एज ए करेंसी नहीं थी, और करेंसी का स्टार्टिंग कहाँ हुई है, सबसे पहले ये गोल्ड के फॉर्म में आया था कि गोल्ड के रूप में इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाता था। फिर सिल्वर कॉइन्स वगैरह के अंदर, फिर उसके बाद में पेपर करेंसी आ गई थी। आजकल क्रेडिट मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम्स, ये सब एज ए क्रेडिट मनी कहलाते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड मनी आया था, गोल्ड मनी से। अब उसके जनरेशन, मनी के जनरेशन होने से पहले, जैसे गोल्ड के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, उससे पहले मनी नहीं था तो किस तरह से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, उससे पहले क्या सिस्टम था, तो वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को C2C एक्सचेंज भी बोला जाता है, CC इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी गुड्स के बदले में गुड्स दी जाती थी। सपोज करो आपके पास में पेन है और दूसरे किसी व्यक्ति के पास में पेपर है और आपको पेपर चाहिए, उसको पेन चाहिए, तो आप उससे पेपर लेंगे और उसके बदले में क्या कर देंगे, उसको पेन वापस कर, पेन दे देते हैं।
दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, सी टू सी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स के बदले में क्या दी जाती थी, गुड्स दी जाती थी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, अगर किसी एक फार्मर के पास में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो अपने राइस को क्या करेगा, उसको राइस की ज़रूरत नहीं है, ओवर प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन है, तो वो उसको मार्केट के अंदर सेल करने जाएगा, बट उसके बदले में क्या लेगा, वो मनी नहीं लेगा। उसके बदले में जो उसको गुड्स चाहिए, सपोज उसमें एग्जाम्पल में दे रखा है, उसको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, तो वो उस व्यक्ति के पास जाएगा, उस पर्सन के पास जाएगा जो उसको क्लॉथ प्रोवाइड कर देगा और वो उसको राइस प्रोवाइड कर देगा। बट देखो इसके अंदर कितना, पहले क्या था, एक सिंपल सिस्टम होता था, पहले बहुत सारी डिज़ायर्स, नीड्स वगैरह नहीं होती थी, कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम नहीं था। सिर्फ ऑल टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल किया जाता था। और बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, और इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था और यही चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। बेसिक नीड्स थी फूड, शेल्टर, हाउस जिसको बोलते हैं, और क्लोथेज, वो एक दूसरे से क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। बट इन मॉडर्न सोसाइटी, इन मॉडर्न इकोनॉमी एट इन 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर हमारी जो इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, तो बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी हमारी डिज़ायर्स, नीड्स वगैरह हो गई और बहुत सारी चीज़ों का हमें डिमांड करने लगी। अब हम अगर बार्टर सिस्टम हो, तो बार्टर सिस्टम के अंदर सी टू सी, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है दूसरे के पास वो ज़रूरत की चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डेफिनेट नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। तो बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया और उसकी जगह क्या आया, मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज करने लगे। हम अब देखेंगे कि बार्टर सिस्टम के कौन कौन से ड्रॉबैक थे। देखो बार्टर सिस्टम के 4 ड्रॉबैक बताए गए हैं। सबसे पहले है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि जिसको क्लॉथ की, जैसे इसमें एग्जांपल बताया था राइस और क्लॉथ का। अब राइस और क्लॉथ के अंदर मैं उस पर्सन के पास जाऊंगा जिसको क्या चाहिए, राइस, और मुझे चाहिए क्लॉथ, कि उसके पास क्लॉथ मिले और मेरे पास राइस मिले। बट ये ऐसा होना पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है कि जिसको राइस चाहिए वो क्लॉथ वाले के पास जाएगा। अब क्लॉथ वाला को शायद उसको हाउस शेल्टर चाहिए, उसको वुड्स चाहिए, लकड़ी चाहिए, उसको इलेक्ट्रिशियन आइटम्स चाहिए। तो हमारा एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट मतलब होता है जिसको जिसकी ज़रूरत है वो ही व्यक्ति मिले, ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो जाता है। बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट इज ए कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। डबल coincidence of wants implies that the two individuals are in the possession of such good which they are willing to exchange for the satisfaction of their want। but ये इतना इजी नहीं है, सिंपल नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता चला गया था। जैसे इसके अंदर बता रखा है कि अगर किसी को हॉर्स चाहिए और उस किसी दूसरे को काऊ है और उसके पास में वो उसकी काऊ को ख़रीदना चाहता है बट उसके पास हॉर्स नहीं है, तो ये उसका एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो गया था कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए हमें दूसरे व्यक्ति से वो चीज़ मिले, ये क्लियर नहीं होता था। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, कि दोनों को सेम ज़रूरत वाले व्यक्ति मिले, ऐसा मिलना एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया था, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था, जिसके कारण बार्टर सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है बार्टर सिस्टम के अंदर किसी भी गुड्स को दूसरी गुड्स के साथ में कंपैरिजन करके उसको यूनिट्स के अंदर क्या किया जाता था, उसकी वैल्यू डिफाइन की जाती थी। बट अब कोई एक आपके पास क्लॉथ है और दूसरे पर्सन के पास में हॉर्स है, उसके कंपेयर में उसकी वैल्यू को कंपेयर करना, अब हॉर्स का हम पार्ट्स तो नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू डिफाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। बट नाउ डेज जो मनी वैल्यू है, हम कोई भी गुड्स उसकी मनी के अंदर वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, दूसरी थिंग्स की भी मनी के अंदर वैल्यू फिक्स कर सकते हैं और ईजिली एक दूसरे के साथ में उसकी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। बट पुराने टाइम के अंदर हम बार्टर सिस्टम के अंदर उसका वैल्यू को मेजरमेंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता था। एक गुड्स का दूसरी गुड्स के साथ कंपेयर करके उसकी वैल्यू को फिक्स किया जाता था और उसके अंदर कोई भी एक कॉमन यूनिट ऐसी नहीं होती थी जिसकी उसकी वैल्यू को फिक्स किया जा सके। तो एक उसकी वैल्यू को फिक्स करना, मेजरमेंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। थर्ड ड्रॉबैक था डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट।
उसके अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर हमने किसी से घर खरीद लिया और उसको बोलेंगे कि मैं आपको इन फ्यूचर में हॉर्स लेके आऊँगा, तो अब वो उसका फ्यूचर की पेमेंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था कि इन फ्यूचर के अंदर पता नहीं वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आपको आज राइस की ज़रूरत है और मैं बोलूँगा इन फ्यूचर में आपको आफ्टर 6 मंथ में आपको इसका राइस के लिए पेमेंट करना, राइस दोबारा राइस जब हमारे क्रॉप्स लगेगी और उसकी कटिंग होगी जो उसके बाद में हम राइस आपको देंगे, तो एक डिफ़िकल्ट होता था, उससे दोनों साइड से लेन देन नहीं होता था और एक डिफ़िकल्टी थी कि हम इनकी फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। थर्ड है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। देखो मनी को हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली लेके जा सकते हैं, उसको अपने बैंक में सेविंग कर सकते हैं, उसके लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ना ही उसकी कुछ कॉस्ट होती है। बट जो गुड्स होती थी, जैसे सपोज करो राइस है, राइस को स्टोर करेंगे तो अपने घर के अंदर स्पेस चाहिए और इन फ्यूचर में अंदर वो क्या हो सकता है, उसका लॉस भी हो सकता है, उसके अंदर उसका नुकसान हो के वो गिल्ला हो सकता है और उसको स्टोर करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, वेयर हाउस चाहिएगा और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि इन फ्यूचर के अंदर उसको बचाए रख सकते हैं। बट मनी को ईजिली हम स्टोर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ईजिली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, या हम उसको दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक थे किसके, बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम के 4 ड्रॉबैक थे। कौन कौन से ड्रॉबैक थे? डबल कोइंसिडेंट, कि एक जो चीज़ हमारे पास है उसके बदले में हमें जो चीज़ चाहिए वही मिलना, वो एक डिफ़िकल्ट था, सिंपल नहीं था। दूसरा, हम उसकी वैल्यू को मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। थर्ड, हम उनके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर की डील नहीं कर सकते थे। और नेक्स्ट था, हम उसकी वैल्यू को स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट था, उसकी कॉस्ट लगती थी और इन फ्यूचर के अंदर उसकी वैल्यू का लॉस हो सकता था और उसके ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट भी ज़्यादा थी। तो ये सारे ड्रॉबैक थे जिसके कारण में किसका ओरिजिन हुआ भाई, मनी का। मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने लगे और सभी आज के दिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड मनी एज ए करेंसी वर्क इन एवरी इकोनॉमी। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है और उसको कॉमनली हर जगह पे क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अब है सेकंड भाई, फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की देखो भाई मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिएट मनी और दूसरा है फिड्यूशरी मनी। अब फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होता है और उसको हम मार्केट के अंदर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। कोई भी पर्सन उस मनी को लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे किसके ऑर्डर होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं और गवर्नमेंट लीगली उसके खिलाफ एक्शन लेगी अगर कोई उसको एज ए एक्सेप्ट नहीं करता, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो फिएट मनी वो मनी होगा जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट अथोराइज इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको इशू किया जाता है और उसके पीछे गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं और हर एक पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसको कोई भी अगर पर्सन मना करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिड्यूशरी मनी वो मनी होता है, देखो भाई सॉरी, इसमें फिएट मनी के अंदर जैसे हमारे जो कॉइन्स हैं, हमारे जो पेपर मनी है, वो सारे किस में आते हैं, फिएट मनी के अंदर। और देखो जो हमारे पेपर करेंसी है वो किसके द्वारा इशू की जाती है, आरबीआई के द्वारा। और कॉइन्स हैं और 1 रुपीज़ का पेपर मनी है वो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी के पीछे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई भी अथोराइज नहीं होता है, सॉरी अथोराइज तो हो सकता है बट गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। वो रिसीवर जो पेमेंट रिसीव करता है और जो पे करता है, उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होता है कि मैं इसको पे कर रहा हूँ और इन फ्यूचर के अंदर इसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। जैसे चेक्स वगैरह, चेक के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ट्रस्ट होता है। उन ट्रस्ट के बेस के ऊपर वो एक दूसरे से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक वगैरह हो गए, ये फिड्यूशरी मनी होते हैं। इनके पीछे में गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के ट्रस्ट के ऊपर क्या किया जाता है, एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है भाई, फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी में डिफरेंस समझे। फिएट मनी तो क्या होता है,
जिसके पीछे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं फिएट मनी के अंदर, और वो अथराइज होता है, लीगल एक्शन लिया जाता है। अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। बट फिड्यूशियरी मनी एक ट्रस्ट के बेस पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। पेयर और पेई दोनों के बीच में ट्रस्ट होता है, इसके पीछे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, चेक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये फिड्यूशियरी मनी के अंदर आते हैं। और फिएट मनी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बैंक नोट्स, बैंक कॉइन्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, फिएट मनी होते हैं। अब बात आती है भाई फुल बॉडीड मनी और दूसरा है क्रेडिट मनी। देखो भाई, फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जो हम कॉइन्स है या जो नोट हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू और उस पर लिखा हुआ रेट, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब उसके अंदर जो वैल्यू लिख रखी है उसके ऊपर और जो उसको हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो वो उसका सेम रेट होता है, सेम वैल्यू होती है, सॉरी तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। जैसे देखो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर आप देखेंगे जो गोल्ड के ऊपर 10 ग्राम की वैल्यू नियर अबाउट 50,000 है। अब 10 ग्राम कॉइन आपके पास गोल्ड का है तो आप कभी भी जाएंगे तो उसको कहीं भी किस में कर सकते हैं, 50,000 में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसकी मार्केट वैल्यू भी होती है और उसके ऊपर लिखी वैल्यू वही होती है और उसकी जो मेटल की वैल्यू होती है वो भी इक्वल होती है। फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है जो उसकी वैल्यू, कॉइन्स या जो भी मेटल उसमें लगा हुआ है उसकी वैल्यू और उस पर मनी वैल्यू लिखी होती है वो अगर इक्वल होती है, दैट इज़ कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। जैसे 1 रुपये का सिक्का है, अगर हम उसके अंदर स्टील या जो भी मेटल लगा हुआ है उसकी वैल्यू जो 1 रुपये लिखा है उसका मार्केट के अंदर अगर मेटल के रेट से सेल करते हैं, अगर वो सेम है, दैट विल बी कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी इन विच वैल्यू ऑफ इन विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। देखो भाई, आपने एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन चलो मान लेते हैं, या 5 रुपीज़ का पेपर मनी है, उसके ऊपर 5 रुपीज़ लिखा है। अगर गवर्नमेंट कह देती है कि इसकी हमें 5 रुपीज़ का नोट हमने मार्केट में बंद कर दिया गया, तो वो आपके लिए क्या हो गया, सिर्फ एक पेपर। उसको कोई पेपर की वैल्यू में परचेज करेगा ना उसको, कि भाई उसका 10 पैसे में या 20 पैसे में या 5 रुपीज़ का कॉइन बंद कर दिया, तो उसकी जो मेटल वैल्यू होगी, जो उसका स्टील है, लोहा है उसमें लगा हुआ है, उस रेट पे उसका टोटल वैल्यू उसके इक्वल नहीं है जो लिखा हुआ है 5 रुपीज़। तो इसके अंदर कहा है जैसे हमारा मोस्टली जो पेपर मनी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रेडिट मनी होते हैं, जिसके अंदर उनकी वैल्यू लिखी होती है। अगर उसको मार्केट के अंदर हम सेल करना चाहें, अगर गवर्नमेंट अथोराइज, जैसे अभी तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1000 रुपीज़ के नोट का, अगर उसको हम मार्केट के अंदर इस टाइम 1000 रुपीज़ का नोट सेल करना चाहें तो कोई भी बंदा हमारे पास वो 1000 रुपीज़ में नहीं लेगा। बस वो एक पेपर है, वो 10-20 पैसे का क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर रद्दी वाला होता है जो आपका, वो ले लेगा उसको। तो उसको मनी जो उसके ऊपर जो मनी लिखी है और उस पेपर की जो वैल्यू है, अगर लिखी हुई वैल्यू ज़्यादा है उसकी पेपर वैल्यू से, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट मनी। और क्रेडिट मनी के अंदर भाई सारे आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, पेपर मनी, ऑल कॉइन्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा लिखी है बट उसकी मार्केट के अंदर जो उसके अंदर वैल्यू है, जो मेटल वगैरह की या मटेरियल लगा है उसकी वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू अगर पेपर वैल्यू से या मटेरियल वैल्यू से अगर ज़्यादा है, दैट विल बी कॉल्ड क्रेडिट मनी। अब देखो भाई, सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अभी तक तो क्या पढ़ा हमने, मनी क्या होता है, मनी के कौन कौन से टास्क होते हैं, और बार्टर सिस्टम, मनी से पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम, उसके क्या ड्रॉबैक थे जिसके वजह से गवर्नमेंट या इकोनॉमी के अंदर एज ए मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने लगे, उसके फॉर्म्स वगैरह पढ़ी हैं। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो भाई, मनी की सप्लाई से एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। इसी चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और दूसरा फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम उसको मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो कॉन्सेप्ट को हम मेजरमेंट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे आज के दिन 29 जून 2020 को मेरे पास कितना मनी है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। आज के टाइम पे
29 जून को मेरे पास कितना मनी है या मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वेल्थ है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो टाइम पीरियड के अंदर कि मेरी मंथली सैलरी कितनी है, मेरी मंथली इनकम कितनी है, आपका शॉप का मंथली टर्नओवर कितना है, ईयरली टर्नओवर कितना है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर करता है, दैट विल बी कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी कौन सा कॉन्सेप्ट है, मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। और इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज के टाइम के अंदर लोगों के पास में कितना पैसा है, कितना मनी है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो हेल्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री, देश के लोगों के द्वारा, देश के बिजनेसमैन के द्वारा कितना मनी उनके पास में है एट दिस टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेसिफिक पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 30 जून को, 30 अप्रैल को, 31 मार्च को, या किसी भी डे को हम उस पॉइंट पर स्पेसिफिक टाइम के अंदर, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हम उसकी वैल्यू को मेजरमेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी। इसके अंदर हमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसको हमें याद रखना है। मनी की सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट के पास जितना मनी है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे बैंकिंग सिस्टम आरबीआई और कमर्शियल बैंकों के पास जो मनी है उसको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर सप्लायर ऑफ मनी, क्योंकि वो मनी की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो हमें सिर्फ मनी की सप्लाई में किसको इंक्लूड करेंगे, ओनली पीपल ऑफ कंट्री हेल्ड बाय मनी। पीपल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिजनेस हाउसेज हो गए, बिजनेस यूनिट्स वगैरह हो गई, ट्रेड हाउसेज हो गए, उनके पास जो मनी का स्टॉक है दैट विल बी कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई के अंदर हम गवर्नमेंट के पास जो मनी होता है और बैंकिंग सिस्टम के पास, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के पास जो मनी होता है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर सप्लायर ऑफ मनी। तो मनी की डेफिनेशन भाई क्लियर हो गई। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय पीपल अदर देन सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्फ, कि उसके सप्लायर को छोड़ के बाकी जितना भी स्टॉक है लोगों के द्वारा रखा गया है दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई को हम कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट करने के यहाँ पे 4 मेथड्स मेजरली डिवाइड किया जाता है और उनको बोला जाता है M1, M2, M3, M4। और जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है, जो सबसे ब्रीफ फॉर्म है वो है M1 डेफिनेशन है, और M4 डेफिनेशन होती है जो वाइड डेफिनेशन हो, जो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर ले जाती है। तो मनी की सप्लाई को मेजरमेंट करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 मेथड होता है वही हमारी 12th क्लास के सिलेबस के अंदर है। M2, M3, M4 हमारी 12th क्लास के अंदर इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी की फॉर्म को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। देखो भाई मनी की सप्लाई के अंदर M1 मेथड के अकॉर्डिंग मनी की सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, देखो C + DD + OD। अब ये C क्या है, कैश हेल्ड बाय पीपल, कि जो करेंसी है वो पब्लिक के पास जैसे आपके घर में, आपके शॉप पे, आपके बिजनेस हाउस में, आपके ऑफिस में, आपके पापा के पास में, आपके पास में जो मनी है दैट इज़ कॉल्ड C, करेंसी हेल्ड बाय पीपल। करेंसी हेल्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा, बिजनेस हाउस के द्वारा जो करेंसी अपने पास रखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड C। DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। आपने बैंक में डिमांड, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर अमाउंट सबमिट कर रखी है, आप कभी भी बैंक में जाके डिमांड कर सकते हैं, दैट इज़ योर डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। और आप कभी भी बैंक के अंदर जाके चेक के द्वारा या उसको आप स्लिप भर के, विड्रॉल स्लिप भर के आप उसकी डिमांड कर देते हैं, उसको भी किस में इंक्लूड किया जाता है, मनी सप्लाई के अंदर। और अदर डिपॉजिट विद RBI, OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI। जैसे देखो भाई RBI बैंक के पास में या सेंट्रल बैंक के पास में, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में, वहाँ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपने फंड्स को क्या करते हैं, सबमिट करवा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नाबार्ड हो गया, ONGC हो गया, NTPC हो गया, और जो महारत्न, नवरत्न, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जितनी भी कंपनी होती हैं
उनकी डिमांड डिपॉजिट उसके सेंट्रल बैंक के पास में जमा है, वो अदर डिपॉजिट में आती हैं। दूसरी, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। देखो हमारे अगर आरबीआई बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारे कंट्री के पीपल्स होते हैं, वहाँ के बिजनेस हाउसेज होते हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक होता है, वो उस कंट्री के बैंक के अंदर डिपॉजिट अपना मनी डिपॉजिट कर देते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला तो आया डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। हमारे आरबीआई बैंक के अंदर जितनी भी डिपॉजिट करा रखे गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने बैंक के अंदर क्या करवा रखा है, डिपॉजिट करा रखा है डिमांड डिपॉजिट, तो उसको अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं। सेकंड, फॉरेन के किसी कंट्री के द्वारा, वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आरबीआई के अंदर जितने भी डिमांड डिपॉजिट है वो अदर डिपॉजिट में आती हैं। और थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक दैट, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड ट्रेड हाउस है, वो भी अगर उसने आरबीआई के पास में अपनी डिमांड डिपॉजिट या अपना मनी डिपॉजिट करा रखा है तो वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं, तो उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, अदर डिपॉजिट में। तो M1 एक मेजरमेंट होता है जो मनी की सप्लाई को मेजर करता है। उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो एक तो सबसे पहले होता है करेंसी हेल्ड बाय पीपल, दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और थर्ड होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई के अंदर 3 थिंग्स होती हैं। आरबीआई के साथ में हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ ने कितना डिपॉजिट करा रखा है उसके कभी भी वो डिमांड कर सकते हैं। आरबीआई के पास में फॉरेन के किसी कंट्री ने, किसी सेंट्रल बैंक ने, फॉरेन के किसी गवर्नमेंट कंपनीज़ वगैरह ने जमा करा रखे हैं तो कभी भी डिपॉजिट की डिमांड कर सकते हैं। थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे आरबीआई के पास में कोई अमाउंट सबमिट करा रखी है, दैट विल बी कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अब देखो डिमांड ओडी, ये अदर डिपॉजिट के अंदर किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद आरबीआई। हमारी गवर्नमेंट ने अगर आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट करा रखा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरा, डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। हमारे कॉमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास से उधार ले रखा है या कुछ जमा करा रखा है तो उसको हम मनी की सप्लाई के अंदर, मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के फंड्स जो आरबीआई के पास सबमिट है और बैंकिंग सिस्टम के जो फंड्स आरबीआई के पास सबमिट है उसको हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये 3 फैक्टर हैं मेजरमेंट ऑफ सप्लाई के, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, और थर्ड है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के अंदर 3 चीज़ मैंने बता दिया आपको। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आरबीआई के पास सबमिट करवा रखा है, फॉरेन के किसी सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने हमारे आरबीआई के अंदर कुछ जमा करवा रखा है, और थर्ड है डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने हमारे आरबीआई के पास में सबमिट करवा रखी है। अब देखो भाई, हु इज़ सप्लायर ऑफ मनी, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। मनी को सप्लाई करने के मेनली 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी की सप्लाई के अंदर। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है वहाँ का सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक नोट इशूइंग एजेंसी होता है और वो मनी की सप्लाई करता है मार्केट के अंदर। इन्फ्लेशन होता है तो मनी की सप्लाई को कम करवा सकता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और जब अगर डिफ्लेशन होता है, मंदी होती है, तो मनी की सप्लाई को बढ़ा सकता है। दूसरा, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कोई नोट तो इशू नहीं करते हैं, बट वो उधार लेके अपने बैंकिंग के अंदर मनी क्रिएशन का काम करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करने के अंदर, मार्केट के अंदर मनी की डिमांड को क्रिएट करने के अंदर उसकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थर्ड होता है वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ कॉइन्स वगैरह होते हैं या 1 रुपीज़ का सिक्का, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, वो 1 रुपीज़ का पेपर मनी और सभी कॉइन्स को फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए जाते हैं। देखो भाई, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और मनी सप्लाई का या मनी करेंसी इशू करने की सोल प्रोप्राइटरी है, इसके पास अधिकार है। और ये जो मनी इशू करता है उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है कि इसके पीछे जब भी आरबीआई मनी इशू करेगा तो उसके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का या तो गोल्ड होना चाहिए या फॉरेन के कंट्रीज़ की क्या होनी चाहिए? करेंसी होनी चाहिए।
अब देखो उसके अंदर 115 करोड़ का तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आरबीआई के पास में गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ का उसके पास फॉरेन करेंसीज उसके पास अवेलेबल होने चाहिए सप्लाई जो मनी या करेंसी इशू करते टाइम। सेकंड है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मनी क्रिएट करते हैं। देखो आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए सबमिट किए, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ने जितने भी 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए वो कल ही आके लेके जाएंगे। उनमें से कुछ % लोग क्या करते हैं, मनी को लेके जाते हैं, बाकी लोगों का क्या रहता है, मनी सबमिट रहता है। तो वो उस मनी के बदले में लोगों को क्या कर देते हैं, लोन इशू कर देते हैं मार्केट के अंदर। तो मनी की सप्लाई बढ़ी ना, उसने आपने सपोज करो 1 लाख रुपए सबमिट करवाए और आप 6 महीने बाद आते हैं, तो वो उस मनी को दोबारा से क्या कर देता है, लोन इशू कर देता है, मार्केट के अंदर सप्लाई कर देता है। तो वो मनी क्रिएट करता है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई करता है और मनी क्रिएट करता है। और थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट है जो वो 1 रुपीज़ का नोट या कॉइन्स वगैरह इशू करती है, तो दैट इज़ ऑल्सो द सप्लायर ऑफ मनी। तो मनी के सप्लायर कौन कौन से हो गए, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और वहाँ की गवर्नमेंट। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है भाई, इसका पावर पॉइंट है, इसको देख लें आप। और इसके जो मैंने बताया है, मनी की डेफिनेशन, वर्क ऑफ मनी, सेकंड बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे, फॉर्म्स ऑफ मनी, हम मनी के फॉर्म्स को बताया था ना अभी, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, सेकंड था फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सप्लाई ऑफ मनी, वो हमने पढ़ लिया, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसका एक M1 जो आपके 12th लेवल का है, जो मनी मेजरमेंट का एक मेथड होता है M1, उसकी हेल्प से हम मनी की सप्लाई को मेजर करते हैं। और कंपोनेंट उसके कौन कौन से होते हैं और सप्लाई मनी की कौन कौन करता है, ये कंप्लीट चैप्टर होता है हमारा मनी का। ओके, थैंक यू।